ये वीडियो पार्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास की पूरी प्लेलिस्ट का। ये पूरा एक कोर्स था जो आप YouTube पे देख सकते हैं फ्री में। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं HTTP के बारे में। HTTP क्या होता है, ठीक है। देखो, जब से इंटरनेट बना है और वेबसाइट बनना चालू हुई है ना, ये प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल तब से वहां पे है। ये क्या है? प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब HTTP। हाइपर टेक्स्ट मतलब कोई एक तरह का टेक्स्ट है जिसको ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सिस्टम ऑफ रूल। जैसे कि ना, जो शादी होती है ना, ठीक है, तो शादी होने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, वो वैसे ही होंगी तभी शादी होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ सिस्टम है ना कि भाई दूल्हा दुल्हन कुछ स्पेशल टाइप का ड्रेस पहनेंगे, फिर मंगलसूत्र जो होगा, ठीक है, मंगलसूत्र में ये होना चाहिए, मंगलसूत्र की स्पेसिफिकेशन है। फिर पंडित कौन से मंत्र पढ़ेगा, कैसे वो घूमेंगे, क्या क्या विधियां होंगी, उन सारी विधियों को बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यूज और कहाँ होता है? जब ना दो देशों के जो अ, होते हैं, अपने क्या बोलेंगे उसको, प्रतिनिधि, ठीक है, एम्बेसडर मिलते हैं ना, तो उनका बीच का कोई प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि वो हैंडशेक करेंगे, या तो ऐसे अलग अलग देश के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल रखा गया है, ठीक है। तो एक विधि है जो अपने को फॉलो करनी है कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो जो इंटरनेट पे अपने को हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो हाइपर टेक्स्ट है HTML के जरिए हमने बनाया हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, और उस ट्रांसफर करने के प्रोटोकॉल को कहेंगे हम HTTP। मतलब HTTP में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ विधियां हैं जो करनी पड़ती हैं, तो HTML यहां से वहां ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना, ये पूरा वेब का पिक्चर है। वेब ऐसा होता है, ओके, जहां पे एक तरफ बैठता है क्लाइंट और एक तरफ होता है सर्वर। हम्म सर्वर और क्लाइंट ये दोनों चीजें कंप्यूटर हैं। सर्वर कोई स्पेशल चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्वर मतलब बहुत बड़ा डेटा सेंटर चाहिए होगा, या तो कुछ स्पेशल तरीके से बनाया हुआ मशीन है, नहीं। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, इस पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे ही सर्वर होता है। वो भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, वहां पे कोई एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम लगी होती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी चीजों को अलाउ करती है, उतनी चीजें मैं सर्वर पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिनक्स की बात करके चलूं, तो सर्वर पे मोस्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है। तो लिनक्स पे जो कमांड अवेलेबल है वो सब किसी भी सर्वर पे हम रन कर सकते हैं। तो सर्वर एक ना स्पेशल प्रोग्राम चला के रखता है, उसको बोलते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं? तो अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं वेब सर्वर। एक अपाचे है, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम है तो ASP.NET का सर्वर होगा, जो कि IIS सर्वर होता है, ठीक है। अपाचे PHP के साथ नॉर्मली यूज होता है, बाकी चीजों के साथ भी हो सकता है। और जब हम नोड का यूज करके बैकएंड बनाते हैं, तो नोड भी एक HTTP का पोर्ट खोल देता है, उस पोर्ट पे सब चलते रहते हैं। पोर्ट का मतलब एक प्रोसेस होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो एक सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है? हम्म जैसे हम होटल में जाते हैं ना, तो वहां पे वेटर होता है, ठीक है। वेटर को भी सर्वर बोल सकते हैं हम। सर्वर जो कि सर्व करे। तो होटल में जाते हैं, हम टेबल पे बैठते हैं, हम क्या करते हैं? वेटर को कॉल करते हैं, ठीक है। वेटर ये चाहिए, वेटर एक पिज्जा चाहिए। हम्म वेटर जाता है, प्रोसेस पूरी करता है, अंदर मतलब ऑर्डर दे देता है, फिर अंदर जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद पिज्जा बन जाता है और वेटर उसको लेके वापस दे देता है। ये पूरी जो सिस्टम है ना, उसको क्या कहेंगे हम? क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन हुआ है। जो टेबल पे बैठे थे हम, वो क्लाइंट हैं। वेटर बीच का लिंक है, जो किचन है वो मेन सर्वर है।
हमें किचन से पिज्जा बनवा के चाहिए था, लेकिन हमने बोला किसको, वेटर को। तो जो बीच में वेटर है ना, वो है वेब सर्वर। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के केस में, ठीक है। तो जब भी मैं कोई वेबसाइट खोलता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, यूआरएल। जैसे कि मैं खोलता हूं google.com, मैंने google.com का यूआरएल लिखा और मैंने एंटर किया, ठीक है। ये मैं किसको बोल रहा हूँ फिलहाल, ब्राउजर को। और ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर एक तरह का क्लाइंट है ऐसा मान लो, ठीक है। एक्चुअल में क्लाइंट तो मैं हूं, है ना, मैं यूजर हूं। और ब्राउजर को मान लेंगे वो क्लाइंट है। सर्वर से बात ब्राउजर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं, मैं कंप्यूटर से बात कर ही नहीं सकता। मैं ब्राउजर में कुछ बटन है वो क्लिक कर सकता हूं। मैं यूजर हूं, ब्राउजर क्लाइंट है, और मैंने लिखा यूआरएल। यूआरएल मतलब इस पर्टिकुलर पाथ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे google.com, यहाँ पे जो भी पड़ा है उठा के दे दो मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे क्या है। मैं एंटर मारूंगा, मेरा ब्राउजर है, समहाउ सर्वर तक पहुंचेगा। सर्वर चीजें बना के देगा, रिस्पॉन्स करेगा, और रिस्पॉन्स में क्या देगा, मेनली HTML देगा, और वो जो HTML देगा ब्राउजर इसको रेंडर करके दिखा देगा। ठीक है। तो ब्राउजर बेसिकली कर क्या रहा है, ब्राउजर ना HTTP कॉल लगा रहा है। जो सर्वर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, google.com पे बैठा हुआ है। google.com पे क्या है, एक मशीन है जो google.com के एड्रेस पे लगी हुई है। जब भी google.com लिखेंगे ना, वो मशीन के पास पहुंच जाएगा। मशीन का मतलब कंप्यूटर, ठीक है। तो वो मशीन को एक रिक्वेस्ट मिलेगी। रिक्वेस्ट में क्या मशीन को पता लगा, भाई google.com चाहिए था, मशीन को पता लगा google.com चाहिए, ये लो google.com। अब मान लो मैं कोई दूसरा पेज खोल लेता हूं, ये देखो, ये गूगल का इमेज सर्च है। अब मैंने यूआरएल में क्या किया, google.com तो लगा था, कॉम लगाओ या कोइन लगाओ जो भी है। उसके बाद इतनी एक चीज ऐड हुई है, IMG PH, ठीक है। तो अब गूगल क्या करेगा, अभी भी रिक्वेस्ट वहीं पे जा रही है, ठीक है। वेटर अभी भी किचन में जा रहा है, लेकिन अब मैंने उसको क्या बोला, पिज्जा चाहिए, लेकिन उसमें पिज्जा का टाइप क्या होगा वो बता दिया मैंने उसको। हम्म तो ये है पिज्जा का टाइप। तो वो कुछ अलग चीज लेके, मतलब पाथ लेके गया, कोई ये वाली पर्टिकुलर चीज चाहिए, ठीक है। अगर मैं पिज्जा बोलूंगा तो वो मेरे को सादा पिज्जा ला के दे देगा। अगर मैं बोलता हूँ भाई टॉपिंग ज्यादा चाहिए, ये वो ऐसी चीजें स्पेसिफाई करता हूँ, तो वो स्पेसिफाई करके देगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस लोगों ने स्पेसिफाई किया है HL = EN। HL का कुछ मतलब होता होगा, मतलब के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन हुई कि भाई ये वाली चीज है, ये वाली रेसिपी चाहिए, और इसके अंदर ये होना चाहिए। ओके। तो यूआरएल क्या हो गया, सर्वर को एक रिक्वेस्ट करने का तरीका कि मुझे चाहिए क्या। ओके, चलिए वापिस आ जाते हैं। ब्राउजर या तो Node.js या Node.js की जगह कोई और हो सकता है जो क्लाइंट है। ओके, क्लाइंट कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को ना HTTP में बात करने आना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम HTTP में बात करना जानता है वो क्लाइंट है, और जो भी सॉफ्टवेयर HTTP सर्वर सर्व करना जानता है वो सर्वर है। और सर्वर और क्लाइंट एक ही मशीन पे हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को, फिलहाल ये समझ के रखो, क्लाइंट एक मशीन है जहां पे जहां से कॉल होगा, सर्वर एक बंदा है, एक मशीन है जो कि चीजों को सर्व करेगा। सबसे पहली चीज यहां से इनिशियल होती है ना, वो होती है HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। होटल में गए, वेटर ने सबसे पहले क्या लिया, ऑर्डर लिया। तो ऑर्डर लिया का मतलब हो गया HTTP रिक्वेस्ट की हमने, रिक्वेस्ट हुई, तभी तो वो कुछ बताएगा। हम्म इनका जो पूरा कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला होता है। सर्वर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, तुम रिक्वेस्ट करो तो मैं बात करूंगा, है ना। सर्वर यही बोलेगा, तुम आओ रिक्वेस्ट करो, मैं रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी। और जब तुम रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा, बात खत्म। फिर सर्वर तुम्हें नहीं जानता, तुम सर्वर को नहीं जानते। फिर तुम्हें सर्वर से अगर कुछ और चाहिए तो दूसरी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। HTTP रिक्वेस्ट में होता क्या क्या है, पहले तो यूआरएल होता है, ठीक है। यूआरएल का मतलब यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। उसको यूनिफाइड बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि भाई रिसोर्स लोकेटर, इस वर्ड पे ध्यान दो।
कुछ रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब डेटा। ठीक है, जब भी रिसोर्स की बात की जाए, कोई मीनिंगफुल चीज है। कभी कभी कंप्यूटर के जो रैम होती है या सीपीयू होता है उसको भी रिसोर्स बोल दिया जाता है, लेकिन इस केस में रिसोर्स का मतलब होता है डेटा। लोकेटर, लोकेटर मतलब उसको उस तक पहुंचने वाला, जो उसको जानता है, ठीक है, जो रास्ता जानता है, रास्ता निकाल सकता है, वो लोकेटर है। यूनिफाइड मतलब सब लोग उसको ऐसे ही यूज करेंगे। एक फॉर्म है उसका, यूआरएल का। यूआरएल में पहले डोमेन होगा, उसके बाद स्लैश करके पाथ आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके सर्च आएंगे, उसके बाद हैशटैग करके भी और चीजें आ सकती हैं। पहले http:// लिखना है, ये सब चीजें हैं और वो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसे कहेंगे हम यूआरएल। और उसके बाद ना रिक्वेस्ट का टाइप आता है, कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम। गेट टाइप की कर रहे हो, इसका मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हें डेटा मिले। पोस्ट टाइप की कर रहे हो, इसका मतलब तुम डेटा लेके आ रहे हो। पुट टाइप की कर रहे हो मतलब डेटा लेके आ रहे हो, तुम्हें डेटा सिर्फ वहां पे रखना है। मतलब बेसिकली वो अपडेट केस में यूज होता है। डिलीट मतलब तुम रिक्वेस्ट लेके आ रहे हो, कुछ डेटा भी लेके आ सकते हो, लेकिन सर्वर पे कोई चीज पड़ी है उसको तुम डिलीट करना चाहते हो। हेड मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन। ये पूरा रेस्ट एपीआई बोलते हैं उसको, तो पूरा रेस्ट का कंसेप्ट है। फिलहाल इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट का टाइप भी होता है कि तुम्हें कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर हेडर्स एंड बॉडी। ठीक है, हेडर अलग चीज होती है, बॉडी अलग चीज होती है। हेडर्स, हेडर्स में होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और बॉडी में होता है डेटा। अब इसको कैसे बताएं बताएं हम। अम, ठीक है, हेडर जो होता है ना उसमें कुछ, जैसे ये देखो, ये एक टाइप हो गया ना कि रिक्वेस्ट का टाइप क्या है। ठीक है, वैसे ही मेरी जो बॉडी है, बॉडी मतलब डेटा, किस केस में मेरा डेटा होगा, रिक्वेस्ट के साथ पोस्ट वाले केस में। इन सारे केस में हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं पोस्ट कर रहा हूं कुछ, इसका मतलब मैं डेटा को पोस्ट कर रहा हूं। तो पोस्ट करते वक्त मैं डेटा को लेके जाऊंगा, डेटा को ही बॉडी बोलेंगे। ठीक है, मैं डेटा को लेके जाऊंगा। क्यों? हो सकता है कि मुझे सर्वर पे एक जगह पे एक स्टूडेंट ऐड करना है, तो मैं सर्वर को डेटा भेजना तो पड़ेगा। तो मैं डेटा भेज रहा हूँ, कौन से फॉर्म में भेज रहा हूँ, जेसन के फॉर्म में भेज रहा हूँ। किसी और फॉर्म में भी भेजा जा सकता है, लेकिन मैं जेसन के फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो मुझे ना सर्वर को ये भी बोलना पड़ेगा कि मैंने डेटा जो भेजा है ना वो कौन से फॉर्म में भेजा है। तो उसके लिए कुछ हेडर्स यूज होते हैं। ठीक है, वो कुछ हेडर्स क्या है, ये कंटेंट टाइप का हेडर होता है एक। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे हेडर कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक ऊपर ऊपर से बात करते हैं कि भाई, जैसे कि मुझे बताना है कि कंटेंट टाइप क्या है, मेरा जो बॉडी भेज रहा हूँ वो क्या है एक्चुअल में। और हो सकता है मैं कोई सीक्रेट चीज साथ में भेजना चाहता हूँ जो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, मेरी बॉडी प्योर डेटा होनी चाहिए, बॉडी में प्योर डेटा किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। और बाकी की जो चीजें हैं वो मैं हेडर के थ्रू भेज सकता हूँ। उसमें कुकी आ जाता है, और सेशन के कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी भी पूरे रूल बने पड़े हैं। ठीक है, कुछ चीजों के रूल हैं, कुछ हम कस्टम हेडर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी चीजें आती हैं, 3 या तो 4 बोल दो। पहली चीज यूआरएल, जाना कहाँ पे है, किस तरीके से जाना है। ठीक है, गेट पोस्ट पुट मतलब कौन सी चीज करना चाहते हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या करने जा रहे हो। हेडर में भेजोगे क्या लेके जा रहे हो। ठीक है, हेडर में यही आएगा। बॉडी में जो भी भेज रहे हो वो आएगा। हम्म, वैसे ही अब जब मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, अगर मेरी रिक्वेस्ट सही रही, मैंने जो डेटा भेजा वो डेटा सही रहा, सर्वर ने बोला ठीक है चलो इसको मैं इंसर्ट मार देता हूँ, फिर सर्वर मुझे सक्सेसफुली रिस्पॉन्स करना है अगर सर्वर को, तो सर्वर मेरे को स्टेटस भेजेगा पहले 200। जब वो मेरे को 200 स्टेटस भेजेगा ना, इसका मतलब सर्वर ने बोल दिया सक्सेसफुली हो गया, जा सकते हो, हमारा तुम्हारा खत्म। वो स्टेटस के साथ साथ हेडर्स और रिस्पॉन्स की बॉडी वो भी भेजेगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर्स भेजे हैं और डेटा भेजा है, वैसे सर्वर भी मेरे को सेम ही चीज भेजेगा, हेडर्स और रिस्पॉन्स बॉडी। बॉडी मतलब डेटा, और वो भी सर्वर भी हेडर में क्या क्या बताएगा कि मैं जो भेज रहा हूँ उसका टाइप क्या है। ठीक है, और मैंने जो भेजा है ना उसकी लेंथ क्या है,
बहुत बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। कुकी भेजेगा सर्वर कि भाई ये कुकी है तुम्हारी। ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ करना होता है तो वो भेजता है। कुछ तरीके हैं जो लोग यूज करते हैं, कुछ सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो वो सब चीजें सर्वर वापस भेजेगा, कुछ चीजें वापस भेजेगा। और ये पूरा एमडीएन का डॉक्यूमेंटेशन है एचटीटीपी के बारे में। यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। जैसे देखो ये कुकी है, कुकी कहाँ जाता है, हेडर में ही जाता है, लेकिन कुकी का पूरा एक अलग सिस्टम है। फिर रीडायरेक्ट, वो स्टेटस कोड पे काम करते हैं, उसका भी पूरा अलग सिस्टम है। हेडर पे ही काम करते हैं वो भी। फिर कैशिंग, कैशिंग के हेडर जाते हैं कि भाई रिक्वेस्ट को कैश करो या मत करो। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर एक्सेस कंट्रोल है, उसके हेडर होते हैं। तो हेडर्स बहुत सारे हो सकते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग हेडर्स को डिफाइन किया गया है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर्स की जो कि एचटीटीपी क्लाइंट कहलाए जाते हैं। मैंने बोला जो सॉफ्टवेयर जानता है कि एचटीटीपी सर्वर से बात कैसे करनी है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल को जानता है, वो है क्लाइंट। और हमारे पास क्लाइंट के नाम पे कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ब्राउजर में कुछ इनबिल्ट चीजें मिलती हैं, जैसे कि ये एक्सएमएल, क्या हो गया ये एक्सएम, हाँ एक्सएचआर, इसको एक्सएचआर बोलते हैं, ठीक है। एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये ब्राउजर में इनबिल्ट होती है, बरसों से आ रही है। इसके बाद मिलता है अपने को फैच। फैच रिसेंटली बोले तब भी बहुत सा टाइम हो चुका है उसको, ये 6 के साथ आ गया था फैच। तो फैच का सेम ही यूज होता है एचटीटीपी सर्वर को कॉल करने के लिए, लेकिन ये नया तरीका है, इसको लिखने का थोड़ा नया अंदाज है। फिर इसके बाद एनपीएम में एक लाइब्रेरी है एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस आपको थोड़ा सा इजीली सब चीजें करने में काम आता है। अगर आपको नोड में एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी है तो आप एक्सियोस का यूज करोगे, ठीक है। फिर जब फैच नहीं आया था तब एजेक्स चलता था बहुत ज्यादा। कहाँ गया, ठीक है। एजेक्स जेक्वेरी का पार्ट था एजेक्स, और जिससे भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते थे बिहाइंड द सीन, एजेक्स यही यूज करता था, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेशली ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। उसमें से एक है पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन का नाम कहीं पे सुना होगा आपने, लेकिन ना सुना हो तब भी। पोस्टमैन है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसका काम ही इतना है कि भाई एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे करनी है। नॉर्मली ये जब बैकएंड बन रहा होता है, एपीआई बन रही होती है, तो उसको टेस्टिंग के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें एपीआई सारी टेस्ट होती हैं, यूआरएल डालते हैं, हेडर वगैरह सेट कर सकते हैं, बॉडी में क्या लिखना है, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें, टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लाइंट है, जैसे एक और होता है स्वेगर, स्वेगर होता है एक, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट टेस्ट करने के। और एक कमांड भी होता है, ठीक है, CURL बोलते हैं उसको। तो ये कमांड बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत सालों से ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट टेस्ट करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस है ये। इसको लिनक्स वाले बहुत यूज करते हैं। तो देखो अपने को ये पता लग गया एचटीटीपी क्या है, सर्वर से बात करने का तरीका। एचटीटीपी क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर है जो सर्वर से बात कर सकता है। हमारे पास ब्राउजर में एक फंक्शन अवेलेबल है फेच, जिसका यूज करके नॉर्मली हम एचटीटीपी कॉल करते हैं। अगर हम नोड में करना होता है तो एक्सियोस का यूज करते हैं। एजेक्स आजकल यूज नहीं होता है, एक्सएमएल भी आजकल यूज बहुत ही कम होता है, या तो पुराने सॉफ्टवेयर में यूज होता होगा। ओके, तो हम थोड़े बहुत एग्जांपल करके देखते हैं कि भाई कैसे होती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, है ना। बहुत सारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर दिया, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई मतलब किसी भी प्रोग्राम को ना यूज करने का बाहरी तरीका, मतलब पिछला पिछला दरवाजा जिसको बोलते हैं, उसको एपीआई बोलते हैं। हमारे केस में एचटीटीपी रिक्वेस्ट ही एपीआई रिक्वेस्ट है। और उसके लिए कोई भी एक वैलिड बैकएंड होना चाहिए हमारे पास, कोई एक सर्वर होना चाहिए जो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जैसे मैं google.com की बात कर लूँ ना, google.com एक सर्वर है, लेकिन वो रिस्पॉन्स में क्या देता है, HTML। तो जो सर्वर रिस्पॉन्स में HTML देता है उसको हम नॉर्मली करते हैं ब्राउजिंग के लिए यूज, है ना। इसको मैं यहाँ पे ब्राउजर में यूज करूंगा तो ब्राउजर में मुझे रिस्पॉन्स देगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, बिहाइंड द सीन ब्राउजर पूरा ये नेटवर्क का काम कर रहा है।
अगर आपको ये देखना हो तो नेटवर्क वाले टैब में दिखता है ये, ठीक है। नेटवर्क वाले टैब में जाओगे ना, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो मैं लिख देता हूँ google.co.in। जैसे ही मैंने ये लिखा, यहाँ पे ना मेरी देखो इतनी सारी रिक्वेस्ट गई हैं HTTP। ये पेज एक लोड हुआ, उठने में इतनी सारी रिक्वेस्ट गई हैं। उसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट जो गई थी क्या थी, http.google.co.in को गई थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ थोड़ा इससे ले लेता हूँ। रिक्वेस्ट का टाइप था गेट, इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। जिसको मैं टाइप टाइप बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट मेथड। स्टेटस कोड, ये किसका स्टेटस कोड है, रिस्पॉन्स का, 200 मतलब सही है। रिमोट एड्रेस, ये कौन सी आईपी पे जाके कनेक्ट हुआ था, और ये जाने दो, ठीक है। फिर देखो ये रिस्पॉन्स हेडर्स हैं और ये रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। फिर रिक्वेस्ट में ये सब हेडर्स पास किए गए थे। इसमें ये कुछ चीजें हैं, कभी मैं HTTPS का यूज कर रहा हूं, ये सब चीजें, ये सब क्या है, किसी एक सर्वर स्पेसिफिक हो सकती हैं। जैसे गूगल का सर्वर है ना, उसको चाहेगा कि हेडर में वो कुछ चीजें भेजे, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें होंगी ऐसी जो सिर्फ गूगल का सर्वर ही समझेगा। दूसरे अगर कोई सर्वर है तो वो ये चीजें ना भी मांगे, जैसे ये है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ठीक है, बराबर। ये सब स्पेशल हेडर्स हैं, गूगल का सर्वर ही मोस्टली ये मांगता है। फिर एक यूजर एजेंट जाता है सबके पास, फिर एक्स क्लाइंट डेटा, इसमें भी बहुत सारे डेटा गए हैं, ठीक है। तो ये देखो रिक्वेस्ट में एक चीज ये भी गई, कुकी। कुकी क्यों यूज होता है, आपके क्लाइंट का जो मशीन होता है ना, उसको एक बार मार्क कर देता है कि हाँ ये मशीन था। सर्वर को जब दूसरी बार ये मशीन मिलेगा ना, तो वो बोलेगा कि हाँ ये पहले आ चुके हो तुम, तो अपना एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे को जानने का तरीका क्या है, अगर हम नए नए मिले हैं तो हम एक दूसरे को अपना नाम पूछते हैं। तो वैसे ही क्लाइंट जब पहली बार सर्वर को जाएगा, और वो चाहता है क्लाइंट कि भाई सर्वर मुझे हमेशा याद रखे, तो सर्वर उसे अपना नाम देगा, क्लाइंट वो नाम सेव करके रखेगा, और क्लाइंट हमेशा वो नाम लेके सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर उसको पहचान लेगा, हाँ भाई तू ये बंदा था, ठीक है। एक्सेप्ट एनकोडिंग, इस वाले हेडर का मतलब होता है कि तुम जो रिस्पॉन्स भेजोगे ना, वो कैसा होना चाहिए, एनकोड कैसे तरीके से होना चाहिए, एक्सेप्टेड लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का रिस्पॉन्स चाहता हूं मैं, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहता हूं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट में हमने भेजा मतलब ब्राउजर ने बेसिकली भेजा। ब्राउजर ने ये सब रिक्वेस्ट में भेजा, तो सर्वर ने रिस्पॉन्स में कुछ और भेजा होगा, ठीक है। सर्वर पे पूरी प्रोसेस चली, किचन में पूरा माल सामान बना, फिर जाके रिस्पॉन्स आया है। इसमें ये बोलता है एक्सेप्ट ये, ठीक है। फिर कैश कंट्रोल, ये क्यों होता है कि भाई इस पेज को कितनी देर के लिए कैश करके रखना है। फिर कंटेंट एनकोडिंग, कंटेंट कैसे एनकोड होके आया है, तो भाई बिहार से आया है। कंटेंट की लेंथ क्या है, कितना लंबा मैंने डेटा भेजा है, ओके। और ओरिजिन, ये सब बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। GWS गूगल के सर्वर का नाम है, ओके। अब सर्वर ने हमें ये भेजा है रिस्पॉन्स में, ये है रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। यहां जो दिखता है, सर्वर ने कुछ ऐसा भेजा जो कुछ ऐसा दिखता है, अगर ब्राउजर में उसको देखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा, ओके। ये तो हो गई इनिशियल जो पहली रिक्वेस्ट थी उसकी बात। पहली रिक्वेस्ट आने के बाद ना कुछ स्क्रिप्ट टैग आए होंगे, तो सर्वर को दूसरी स्क्रिप्ट लेने के लिए जाना पड़ा, तो ये URL पे उसको जाना पड़ा, यहाँ पे पूरा रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में पूरा स्क्रिप्ट आया होगा, ठीक है। उस स्क्रिप्ट को फिर इंजेक्ट किया, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है ना। एक गूगल का सर्वर था जो क्या देता है, HTML देता है। HTML जो भी देता है उसको हम ब्राउजर में ब्राउज करते हैं, उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। हम वेबसाइट उस चीज को बोलते हैं जो HTML रिटर्न करता है। वो सर्वर जो HTML देगा, वो सर्वर जो HTML नहीं देता, उसको हम बोलते हैं बैकएंड। फ्रंट एंड बैकएंड, ये दो वर्ड सुने होंगे। तो बैकएंड वो है, वो जो सर्वर है ना, वो सिर्फ डेटा देगा तुम्हें, वो तुम्हें मोस्ट मेनली HTML वगैरह कुछ नहीं देगा, उसको बैकएंड बोलते हैं। और वहां पे जो एक्सेस करने का तरीका होता है उसको API बोलते हैं। तो एक ऐसा हमारे पास बैकएंड है, ओके, ठीक है। ये बैकएंड ऐसा है जो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमें रेडीमेड मिलता है। यहाँ पे कुछ API हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे कि पहला API है ये,
ओके, इसको मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके आता हूँ। ये नहीं था, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोस्ट्स। तो ये मुझे क्या दिया उसने, मैंने उसको क्या बोला कि भाई ये यूआरएल है, ये इस यूआरएल पे जाओ और पोस्ट वाली चीज लेके आओ, इस यूआरएल पे जाओ और पोस्ट वाली चीज लेके आओ। तो सर्वर ने इस यूआरएल को समझा। इसको थोड़ा नेटवर्क टैब में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो डेटा गया यहाँ से, हेडर, हेडर में क्या गया, रिक्वेस्ट देख लेते हैं, रिक्वेस्ट में क्या क्या गया, देखो इसमें एक्सेप्ट गया, कंटेंट टाइप गया, नहीं गया, कुछ नहीं गया है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या आया, कंटेंट टाइप आया होगा। कहाँ गया मेरा कंटेंट टाइप, चलो इसने रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप भेजा भी नहीं है, कोई नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स में उसने क्या भेजा है, एक जेसन भेजा है पूरा, ठीक है। इसने HTML नहीं भेजा। अगर इस एपीआई को अगर ब्राउजर में कोई एंड यूजर देखेगा ना, तो उसके तो दिमाग के बाहर की चीज है, ये क्या है, ये कोई वेबसाइट नहीं होती है। तो इस चीज को कहते हैं एपीआई। और नीचे ना थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो पोस्ट अवेलेबल है, कमेंट्स हैं, एल्बम है, फोटो है, टू डू है, यूजर्स हैं, इतने सारे वहां पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और उसको यूज करने के तरीके ये हैं, ठीक है। अगर तुम पोस्ट लिखोगे तो तुम्हें पोस्ट की लिस्ट मिलेगी। अगर तुम पोस्ट करके स्लैश करके वन लिखो, वन का मतलब यहाँ पे आईडी आता है, ठीक है। जब मैंने पोस्ट लाया है ना, पोस्ट की हर एक पोस्ट में आईडी है, ठीक है, ID 2, ID 3, ID 4। मैं अगर ID 3 लिखता हूं तो मुझे ये मिलेगा, ID 1 था, 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 3, अब मुझे मिला ये। हम्म, ठीक है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं उसको। जो भी बैकएंड होता है वो अपने को बताता है कि भाई इस तरह से रिक्वेस्ट करना तो मैं तुम्हें ये दूंगा, इस तरह से रिक्वेस्ट करना तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो पोस्ट लिख के अगर वन करोगे गेट वाली रिक्वेस्ट, तो मैं तुम्हें पोस्ट दूंगा। अगर तुम पोस्ट वाले पाथ में पोस्ट वाली रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं डेटा को एंटर करूंगा, डेटा को इंसर्ट करूंगा। अगर पुट वाली रिक्वेस्ट करोगे तो डेटा को अपडेट करूंगा, पैच वाली में भी अपडेट ही होता है। और डिलीट वाली रिक्वेस्ट करोगे तो मैं डेटा को डिलीट मार दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी तरह से लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ऐसा ही होता है। तो एक एक करके ना हम सारी चीजों को एक बार पोस्टमैन में देखेंगे। जैसा हमने गूगल में देखा ना नेटवर्क टैब में, वैसा ही पोस्टमैन है। ऊपर यहाँ पे यूआरएल डालो, सिलेक्ट करो तुम्हें कौन सी टाइप का रिक्वेस्ट भेजना है। हम्म, और यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करोगे, नीचे तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देखो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल गया, जेसन मिल गया पूरा। अगर मैं पोस्ट करके 2 लिखता हूँ तो मुझे 2 नंबर की पोस्ट मिल जाएगी। हम्म, जब पोस्ट की लिस्ट आई थी तो वो एरे था, और जब सिंगल पोस्ट की बात की तो ऑब्जेक्ट आया है। ये छोटी चीज है लेकिन ध्यान में रखना है। हम्म, जब भी तुम एपीआई रिक्वेस्ट को हैंडल करोगे ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है कि सर्वर तुम्हें एरे दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, वरना कंफ्यूजन हो जाएंगी, तुम नहीं पता लगा पाओगे क्या दे रहा है सर्वर, और फिर डॉट डॉट करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम्म, ठीक है, चलो हमने ऐसा किया। दूसरा क्या ऑप्शन अवेलेबल था हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन था भी पोस्ट करने का। तो रिक्वेस्ट का टाइप रख दो पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या करना है, हमें डेटा चाहिए होगा ना, इसको इसको कुछ भी डेटा भेजो। इसको कैसे टाइप का डेटा भेजना है इसने बताया नहीं है, गाइड भी देखते हैं इसकी। हाँ ये देखो, ये गाइड है इसकी, और गाइड में पूरा दिया गया है। जैसे गेटिंग रिसोर्स, गेटिंग नहीं करना है, लिस्टिंग और रिसोर्स नहीं करना है, क्रिएटिंग रिसोर्स, देखो ये क्रिएट वाला टाइप है ना, मेथड है पोस्ट, और बॉडी में क्या जाएगा, टाइटल जाएगा, बॉडी जाएगा और यूजर आईडी जाएगा, ठीक है। इतना पूरा बॉडी में जाएगा। अब बॉडी में हम कैसा टाइप का डेटा भेज रहे हैं, ये चाहता है जेसन टाइप का डेटा भेजें हम। दिख रहा है यहाँ पे कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन जेसन। इसके डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया कि मुझे जेसन भेजना, ये सर्वर जेसन समझता है। तो बॉडी के टैब में जाऊंगा मैं पोस्टमैन के, और ये जो दिख रहा है ना नीचे कि भाई डेटा कौन से टाइप का जा रहा है, ये वही दिख रहा है। बाइनरी डेटा भेजना है मतलब फाइल सीधे सीधी भेज दो। ये फॉर्म वाला डेटा है वो भेज दो। तो मैं यहाँ पे रॉ में जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा जेसन टाइप का डेटा भेजना है मुझे, और यहाँ पे जेसन लिख दूंगा मैं। जेसन में क्या क्या चाहिए उसको, टाइटल,
ठीक है, टाइटल में भेजूंगा न्यू पोस्ट। सीधा ऐसा करके ना मैं सीधा इसको करता हूँ सेंड। इसको मैंने सेंड किया तो क्या बोला, देखो आईडी नंबर 101 पे नई पोस्ट बन चुकी है। इसको नए टैब में मैं खोल देता हूँ, देखता हूँ भी 101 की पोस्ट मिलती भी है कि नहीं मिलती है। मिलती नहीं है क्योंकि ये थोड़ा फेक एपीआई है, ये एक्चुअल में परमानेंट स्टोर नहीं करता है, लेकिन पोस्ट बन जरूर जाती है। ठीक है, न्यू पोस्ट नाम की पोस्ट बनी। और वैसे ही दूसरा क्या चीज भेजना था, इसको बॉडी भेजना था, पोस्ट की बॉडी क्या है। हम्म तो देखो सर्वर ने 101 का रिस्पॉन्स, मतलब सर्वर ने रिस्पॉन्स में क्या दिया, 201 क्रिएटेड सक्सेसफुल। 20 के बाद जो भी आता है वो सक्सेस होता है। ओके, अपडेटिंग रिसोर्स अपडेट करने के लिए क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट करनी है, फिर आईडी देनी है, और क्या क्या चीजें बदलनी है वो सब भी दे देना है। पैचिंग रिसोर्स, ठीक है, डिलीटिंग रिसोर्स डिलीट कैसे करना है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन है इसका। फिल्टरिंग, फिल्टर कैसे लगाओगे। देखो ये यूआरएल था पूरा, पोस्ट ही लानी है, लेकिन किसकी पोस्ट लानी है, जहां पे यूजर आईडी इक्वल टू 1 हो वैसे ही पोस्ट चाहिए। हमने सर्वर को क्या बोला, पिज्जा ही लेके आओ, लेकिन पिज्जा के अंदर प्याज नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकेशन बोल दिया, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, और हम होटल वाले को वही चीज बोल सकते हैं जो होटल वाला सपोर्ट करता है। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूंगा पिज्जा लेके आओ जिसके अंदर मूली हो, होटल वाला बोलेगा ऐसा नहीं होता, मूली वाला पिज्जा नहीं बनाते। वैसे सर्वर भी बोल सकता है भाई, यहाँ पे मान लो कि जिसका लेंथ, सर्वर बोलेगा लेंथ नहीं सपोर्टेड है, कुछ ना बोले तो वो रिस्पॉन्स सही नहीं देगा एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन अगर यूजर वाला बोले, अभी देखो ये यूजर आईडी सबकी 1 ही दिख रही है, कुछ की 2 भी दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं वैसे ही मिले जिसकी यूजर आईडी 2 हो। ऐसी रिक्वेस्ट की, मुझे देखो 11 मिला, 12 मिला, 1 2 3 4 वाला जो यूजर आईडी 1 वाला था वो नहीं मिला हमें। ओके, वैसे देखो कमेंट हो सकती है कि अगर ऐसा यूज करेंगे हम तो पोस्ट नंबर 1 की सारी कमेंट मिलेंगी। ठीक है, पोस्ट नंबर 1, मान लो पोस्ट नंबर 11 बोलता हूं तो पोस्ट नंबर 11 की सारी कमेंट दे देगा। ठीक है, ये पोस्ट नंबर 11 पे कमेंट आई थी सारी, पोस्ट नंबर 2 पे कुछ और कमेंट आई हो सकती हैं। ये सब रैंडम डेटा है, डेटा में कुछ ध्यान नहीं देना है, लेकिन एपीआई को टेस्ट करने के लिए, मतलब मेनली एपीआई समझाने के लिए, या थोड़ा बहुत अगर छोटा मोटा बैकएंड बनाना, बैक फ्रंट एंड बनाना है, उसके लिए ये डेटा यूज होता है। ओके, चलो हमने क्या किया अभी, पोस्टमैन नाम के सॉफ्टवेयर को यूज करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट की। यहाँ पे हम जहाँ हेडर भेज रहे हैं वो एरिया ये रहा। अगर मैं पोस्ट वाले में जाऊंगा तो देखो हेडर वाला एरिया है, ऊपर एक छोटा सा बटन है जहाँ पे हिडन चीजें शो करने का ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे ना तो कंटेंट टाइप दिखेगा हमें कहीं पे, ये रहा देखो, हम क्या भेज रहे हैं, जेसन। क्यों, क्योंकि बॉडी में मैंने यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करके रखा है। अगर मैं बॉडी ये सिलेक्ट करके रखता ना तो हम कंटेंट टाइप कैसा भेज रहे हैं, आया ही नहीं है यहाँ पे कंटेंट टाइप, हमें लिखना पड़ता कंटेंट टाइप। ठीक है, मैन्युअली यहाँ पे कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन यूआरएल एनकोडेड। ये कंटेंट टाइप क्या है, फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये वाला कंटेंट होता है। ओके, ये एक फेक बैकएंड है तो वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी चीज को वो सक्सेस ही बोल दे रहा है। एक असली बैकएंड होता तो वो पूरे वैलिडेशन करता, अगर उसको पोस्ट की कुछ चीजें नहीं मिली हैं तो वो थ्रो कर देता, वो तुम्हें 500 एरर देता या तो 400 एरर देता। ये जो दूसरे रिस्पॉन्स कोड है ना 400, ये पूरे 200 के ऊपर जितने भी हैं वो सक्सेस नहीं है। जो 300 वाले हैं ना, जो मतलब 200 के ऊपर, जो मतलब 200 से लेके 299 तक, वो सारे के सारे सक्सेस इंडिकेट करते हैं। फिर 300 के ऊपर जो है, 300 वाली लाइन, वो रिडायरेक्ट को इंडिकेट करती है कि भाई ये सही नहीं है, यहाँ पे जाओ। और जो 400 या 500 वाली सीरीज है वो प्योर एरर को रिप्रेजेंट करती है। 400 मतलब तुम्हारे से रिक्वेस्ट में कोई एरर हुई है, और 500 वाले मतलब सर्वर से कोई एरर हुई है, और 200 मतलब सक्सेस। ठीक है, चलिए देखो हमने इसका यूज करके
रिक्वेस्ट करना सीखा है। अब हम ब्राउजर के अंदर ही कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बोलने का, ये सब देखने का फाइनल गोल अपना क्या है कि हम बना रहे हैं HTML का एक एप्लीकेशन। जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML का एप्लीकेशन बना रहे हैं, और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम करेंगे, डेटा लेके आएंगे सर्वर से, और डेटा सर्वर को भेजना है। ये सब काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के हाथ में ये काम आएगा, तो जावास्क्रिप्ट के पास कुछ एक फंक्शन है जो कि ये सेम चीज कर सकता है जो पोस्टमैन कर सकता है, और वो फंक्शन है फेच। ठीक है, हम्म चलो फेच को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, यहां पे ये कोड दिया गया है, इसको सीधा सीधा ना कॉपी करते हुए मैं ऐसा लिखूंगा सिर्फ पहले फैच, इसको मैं कहीं पे असाइन करूंगा RES, इसको RES बोल देता हूं। ठीक है, RES इक्वल टू फैच, और ये URL लिखा, इस जगह से डेटा लेके आओ। हमने कुछ और नहीं बताया है, रिक्वेस्ट का टाइप क्या होने वाला है, हेडर क्या होने वाला है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला URL लेके आओ। और इसका मतलब सिंपल कि भाई गेट टाइप का रिक्वेस्ट होने वाला है, ये URL है, डेटा लेके आओ। ऐसा मार के एंटर मारेंगे तो RES में एक चीज मिलेगी। ठीक है, उसको मतलब प्रॉमिस मिलेगा। प्रॉमिस एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में रिजॉल्व होता है। हम प्रॉमिस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट, यहाँ भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, जब भी तुम्हें प्रॉमिस टाइप का ऑब्जेक्ट मिले ना, उसके अंदर दो मेथड होंगी ही होंगी। एक तो होगी देन। ठीक है, देन को जब तुम कॉल करोगे वो फिर से प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा उसके अंदर एक तो देन होगा, एक होगा कैच। तो प्रॉमिस नॉर्मली ऐसे लिखना होता है, पहले लिखो देन, देन के अंदर एक कॉल बैक पास करना है, और बाद में लिखना होता है कैच। ठीक है, कैच के अंदर भी एक कॉल बैक पास करना होता है। कैच के अंदर हमने को एरर मिलता है EX, और देन के अंदर अपने को यहां पे कुछ मिलेगा, रिस्पॉन्स जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, उसको मैं बोलूंगा console.log। ओके, इसको मैं सिर्फ R बोल देता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं बोलता पूरी तरह से। ठीक है, R क्या आया? रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आया। ओके, ठीक है। फेच के केस में इसको कहेंगे हम स्टेज 1 रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? स्टेज 1 रिस्पॉन्स, जहां पे हमें यही मिलता है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या था, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल गई कि नहीं गई, सिर्फ इतना मिलता है। अभी तक हमें डेटा मिला नहीं है। एक्चुअली डेटा मिल गया, लेकिन डेटा को हमें रीड करना बाकी है, तो डेटा रीड होगा ना स्टेज 2 में। स्टेज 2 क्या होगा इसका? इसका स्टेज 2 होगा भाई आर डॉट जेसन। अगर जेसन डेटा रीड करना है तो R डॉट जेसन लिखो, अगर टेक्स्ट करना है तो R डॉट टेक्स्ट लिखो। तो फिलहाल R डॉट टेक्स्ट लिखते हैं, और R डॉट टेक्स्ट में क्या मिलेगा अपने को? और एक प्रॉमिस मिलेगा। तो जब दूसरा प्रॉमिस मिलेगा तो उसका भी देन होगा। ठीक है, जब देन है और कैच, मैं कैच लिखना हटा छोड़ भी सकता हूँ, कैच नहीं लिखूंगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर कैच नहीं लिखा तो एरर कैच नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो मिलेगा ना वो मिलेगा फाइनल रिस्पॉन्स, या तो टेक्स्ट बोल दो इसको मैं T बोल देता हूँ। ठीक है, और कंसोल लगा देता हूँ। तो मेरे को फाइनल T में क्या मिला? ये जेसन। मैंने क्या मांगा था? पोस्ट नंबर 1 मांगी थी मैंने। ओके, फिर से करते हैं। इतनी चीज से क्या मिलेगा? प्रॉमिस। और प्रॉमिस के ऊपर हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं, कैच लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैच का क्या यूज है। देन लगाएंगे, देन में R मिलेगा, इंटरमीडिएटरी रिस्पॉन्स या स्टेज 1 रिस्पॉन्स। R के ऊपर हम टेक्स्ट लगाएंगे या तो जेसन लगाएंगे। अगर जेसन लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, टेक्स्ट लगाएंगे तो स्ट्रिंग मिलेगा। ओके, और फिर फाइनल, मतलब उसके अंदर जो देन है उस देन को मिलेगा फाइनल जो तुमने मांगा है। टेक्स्ट मांगा तो टेक्स्ट, और जेसन मांगा तो जेसन, तो ऑब्जेक्ट, और मान लो एंटर।
तो ये आरईएस था पहला, और फाइनल हमें क्या मिला, टेक्स्ट मिला, स्ट्रिंग मिला। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लिखता जेसन तो मुझे फाइनल मिलता ऑब्जेक्ट। ओके, दो स्टेज में की जाती है ये फैच की रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी देखते हैं कैच का क्या मतलब है यहाँ पे। मान लो सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, सर्वर में कोई एरर आ गई, रिक्वेस्ट तो तुमने की थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूआरएल गलत हो गया ना तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। दिख रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई। तो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ना होने की केस में क्या आएगा, एरर आएगा जो तुम यहाँ पे कैच करोगे। ठीक है, ये EX आ गया, और EX के बाजू में हम देख लेते हैं भाई EX में क्या क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल में थोड़ी गलती है इसलिए सर्वर अपना काम करेगा नहीं सही से। और जो EX आया वो क्या आया, फेल्ड टू फैच, फैच नहीं कर पाया। किस रीजन से अभी तक नहीं बताया, लेकिन फैच नहीं हो पाया क्योंकि यूआरएल गलत है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो सर्वर से जो एरर आती है वो हमें कहाँ मिलेगी, कैच ब्लॉक में। इसको कैच ब्लॉक कहेंगे। ओके, ठीक है। हम्म, ओके, तो हमारा मोटा मोटा HTTP कवर हो गया है। ओके, देखो ये समझने के लिए ये जो जेसन प्लेस होल्डर है उसको तुम्हें एक बार समझना है। वो समझना नहीं है, उसके जो एग्जाम्पल है वो करके देखने हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल करोगे तुम्हें आइडिया आएगा कि वो कैसे रहा है। सिर्फ तुम्हें इसको एक्सपीरियंस करना है कि भाई सर्वर ने हाँ रिस्पॉन्स दिया सच में। ठीक है, एक और API में ला के दूंगा जहाँ पे रियल में डेटा, मतलब जो फेक नहीं होगा, जो रियल API होगा उस पर हम काम करेंगे। वहां पे हम पूरा CRUD ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, स्टेटस हो गया, HTTP क्लाइंट हो गया, ये सब लाइब्रेरीज हो गई। ठीक है, एक्सियोस जो लाइब्रेरी है वो भी फैच की तरह ही है, लेकिन वहां पे स्टेज 1 स्टेज 2 नहीं है, एक ही स्टेज में रिस्पॉन्स मिल जाता है। एक्सियोस भी प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ठीक है, एक एग्जांपल एक्सियोस का करके देखते हैं हम ताकि आइडिया आ जाए। पोर्टेबल, और हाँ एक और चीज भी है, ये जो अपना पोस्टमैन है ना वो काम की चीज है। यहाँ पे जिस रिक्वेस्ट को भी तुमने, मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूज किया है जिस भी रिक्वेस्ट को, ठीक है, उस रिक्वेस्ट का कोड कैसे लिखना है ना पोस्टमैन बता देगा। यहाँ पे पोस्टमैन में कोड का एक टैब मिलता है, वहां पे आपको पूरे कोड मिलेंगे। देखो एक्सियोस में अगर लिखना है तो इस तरह से लिखो, फैच में लिखना है तो इस तरह से लिखो। ओके, ये गेट वाले कोड है, ये गेट वाले कोड लिखते हैं कैसा होता है। फैच में लिखना है तो देखो फैच में ये पूरा लिख दो, और जो दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है ना वहाँ ऑप्शंस जाते हैं। जहाँ बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है वो गेट गई, और रीडायरेक्ट फॉलो, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो जा सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट हमारी गेट है तो इस ऑप्शन को भेजे ना भेजे फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे देन आया कैच आया। ठीक है, पहले दिन में स्टेज 1 रिस्पॉन्स, दूसरे दिन में स्टेज 2 रिस्पॉन्स, फाइनली रिजल्ट में उनका रिजल्ट मिलता है। XHR का पूरा तरीका कैसा है, जे क्वेरी में एजेक्स के कैसे करते हैं, और दूसरी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से इसको करते हैं। देखो हमने CURL देखा था, तो CURL अगर यूज करना है तो सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है, टर्मिनल में इतना लिखूंगा, CURL काम करेगा, रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे भी मिल गया। ओके, रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स मिलता है, इस बात को गांठ मान लो। बात छोटी सी लगती है लेकिन बहुत परेशान करती है अगर सही से समझ ना आए तो। बहुत परेशान करती है। तो अब हम क्या करेंगे, P2 प्रोजेक्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, हमें एक्सियोस इंस्टॉल मारना पड़ेगा, npmi एक्सियोस। ओके, एक्सियोस को इंस्टॉल हो गया, इसको मैं सेट लेके आता हूँ, और एक बनाते हैं फाइल post.js। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक्सियोस को रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट एक्सियोस इक्वल टू
रिक्वायर एक्सियोस। ठीक है, ये रिक्वायर वाला काम काज हमने देखा था पूरा। एक चैप्टर था जहाँ पे हम इंपोर्ट कैसे करने हैं, एक्सपोर्ट कैसे करने हैं, वो देखते थे। एक्सियोस आ गया। एक्सियोस में बहुत सारी मेथड्स हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका है एक्सियोस को सीधा सीधा कॉल कर दो, अंदर इसको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास करना है, यूआरएल पास करना है। मुझे क्या चाहिए, कमेंट्स, मान लो ये वाला यूआरएल मैं ले लेता हूँ, पास कर दिया मैंने इसको। बस इतना पास करोगे बहुत है। और एक्सियोस रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसका क्या होगा, डॉट देन लिखा जाएगा, और देन में यहाँ पे सीधा सीधा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसको मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ सिर्फ फिलहाल। ठीक है, देखते हैं, ये कुछ एरर दिख रही है मुझे यहाँ पे शायद। इसको मैंने कॉल किया, देखो थोड़ी देर ये चला था कॉल। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। क्या हो गया, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, गलती है कहीं पे। आर बोल देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती हैं। देखो आ गया। रिस्पॉन्स में क्या क्या आया है, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आया है इसका। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा नाम का वेरिएबल है ना, डेटा नाम का फील्ड, वहां पे डेटा आया अपना। बाकी की चीजों में देखो हेडर आए होंगे, और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं। जो रिस्पॉन्स का पूरा पैकेट है, ये वो है। हम्म और फैच के केस में ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है फेज 1 में। ठीक है, जो अपना रिस्पॉन्स होता है उसका फेज 1 होता है, वहां पे ये ऑब्जेक्ट मिलता है हमें। ऐसा मिलता है, ये सेम नहीं मिलता। लेकिन डेटा के लिए एक दूसरा कॉल करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे डेटा साथ में ही मिल जाता है। मैं आर डॉट अगर डेटा लिखूंगा तो मुझे सिर्फ डेटा मिलेगा, और इस केस में डेटा क्या होने वाला है, एक एरे। ओके, बस इस तरह से मैं डेटा लेके आया। अब उस डेटा के साथ मुझे कुछ भी करना है, उस डेटा पे फिल्टर मारना हो सकता है, इस डेटा को रीड करके कुछ कंक्लूजन निकालने हो सकते हैं। अगर मैं ब्राउजर में कर रहा हूं तो ये डेटा लाना है, उसको टेबल के फॉर्म में दिखाना है, लिस्ट के फॉर्म में। हम्म बस सिंपल सी चीज है। यूआरएल पे जाओ, डेटा लेके आओ। जो पोस्ट मेथड होती है वहां पे दो चार और चीजें बता दो, भाई ये टाइप का डेटा आ रहा है मेरा, और ये लो मेरा डेटा। रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटस मिलेगा, रिस्पॉन्स में तुम्हें उस स्टेटस का यूज करके भी चेक करो कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। बस इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, हम देखेंगे प्रॉमिस, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉमिस देखेंगे, और किस तरह से हम डेटा को रेंडर करेंगे अब। ओके, एक एपीआई, रियल एपीआई लेके आऊंगा, वहाँ उसका यूज करके डेटा को रेंडर वगैरह करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए बाय।